अध्याय 14 आदिम युग की ओर वापसी। जैसे ही टार्ज़न पानी में उतरा, उसका पहला आवेग जहाज और उसके प्रोपेलर से संभावित खतरे से दूर तैरने का था। वह जानता था कि अपनी वर्तमान दुर्दशा के लिए किसे धन्यवाद देना चाहिए, और जब वह समुद्र में लेटा हुआ था, बस अपने हाथों की हल्की हरकत से खुद को सहारा दे रहा था, तो उसकी मुख्य भावना निराशा की थी कि उसे रोकोफ ने इतनी आसानी से हरा दिया था। वो कुछ देर तक ऐसे ही लेटा रहा, स्टीमर की घटती और तेजी से कम होती रोशनी को देखता रहा, लेकिन उसे एक बार भी मदद के लिए पुकारने का ख्याल नहीं आया। उसने अपने जीवन में कभी मदद के लिए पुकारा नहीं था, और इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने अब इसके बारे में नहीं सोचा। वो हमेशा अपनी ताकत और सूझबूझ पर निर्भर रहा था, और काला के दिनों से लेकर अब तक कभी भी मदद के लिए पुकार का जवाब देने वाला कोई नहीं आया था। जब उसे यह ख्याल आया तो बहुत देर हो चुकी थी। टार्ज़न ने सोचा, 1,00,000 में एक ही मौका था कि उसे उठा लिया जाए, और उससे भी छोटा मौका था कि वो जमीन पर पहुंच जाए। इसलिए उसने तय किया कि जो भी थोड़ी बहुत संभावनाएं थीं, उन्हें मिलाकर वह तट की दिशा में धीरे धीरे तैरेगा। हो सकता है कि जहाज उसके अनुमान से कहीं अधिक निकट हो। उसके स्ट्रोक लंबे और आसान थे, उन विशाल मांसपेशियों को थकान महसूस होने में कई घंटे लग जाते थे। जब वह तैर रहा था, सितारों द्वारा निर्देशित पूर्व की ओर, उसने देखा कि उसे अपने जूतों का वजन महसूस हो रहा था, और इसलिए उसने उन्हें उतार दिया। उसके बाद उसकी पतलून भी उतर गई, और वो उसी समय अपना कोट भी उतार देता, लेकिन उसकी जेब में कीमती कागजात नहीं थे। खुद को आश्वस्त करने के लिए कि उसके पास अभी भी वे कागजात हैं, उसने महसूस करने के लिए अपना हाथ अंदर डाला, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वे गायब थे। अब उसे पता चल गया था कि रोकोफ ने बदले की भावना से कहीं ज्यादा उसे जहाज से बाहर फेंक दिया था। रूसी ने उन कागजात को अपने कब्जे में ले लिया था जो टार्ज़न ने बौसादा में उससे छीन लिए थे। बंदर आदमी ने धीरे से कसम खाई और अपना कोट और शर्ट अटलांटिक में डूब जाने दिया। कई घंटों से पहले उसने अपने बचे हुए कपड़े उतार दिए थे और आसानी से और बिना किसी बाधा के पूर्व की ओर तैर रहा था। भोर का पहला हल्का सा संकेत उसके आगे के तारों को फीका कर रहा था, जब एक काले रंग के पिंड की धुंधली रूपरेखा सीधे उसके रास्ते में उभरी। कुछ जोरदार प्रहारों ने उसे उस तरफ खींच लिया। ये लहरों से धुल चुके एक परित्यक्त खंडहर का निचला हिस्सा था। टार्ज़न उस पर चढ़ गया। वह कम से कम दिन के उजाले तक वहां आराम करेगा। उसका वहां निष्क्रिय रहने का कोई इरादा नहीं था, भूख और प्यास का शिकार। अगर उसे मरना ही था तो वह खुद को बचाने की कुछ कोशिश करते हुए कार्रवाई में मरना पसंद करता। समुद्र शांत था, इसलिए जहाज के मलबे में सिर्फ हल्की सी लहरें उठ रही थीं, जो तैराक के लिए कोई मायने नहीं रखती थीं, क्योंकि वह 20 घंटों से सो नहीं पाया था। वानरों का टार्ज़न लकड़ी के टुकड़ों पर लिपटा हुआ था और जल्दी ही सो गया। सुबह सुबह सूरज की गर्मी ने उसे जगा दिया। उसकी पहली चेतना प्यास की थी, जो पूरी तरह से चेतना वापस आने के साथ ही पीड़ा के अनुपात में बढ़ गई, लेकिन एक पल बाद ये दो लगभग एक साथ हुई खोजों की खुशी में भूल गई। पहली खोज मलबे का ढेर था जो एक परित्यक्त जहाज के बगल में तैर रहा था, जिसके बीच में नीचे की ओर एक पलटी हुई जीवन रक्षक नाव ऊपर नीचे हो रही थी। दूसरी पूर्व में क्षितिज पर दूर दूर तक दिखाई देने वाली किनारे की धुंधली धुंधली रेखा थी। टार्ज़न पानी में कूदा और मलबे के चारों ओर तैरकर लाइफबोट तक पहुंचा। ठंडे समुद्र ने उसे लगभग पानी के बहाव जितना ही तरोताज़ा कर दिया, इसलिए वह नए जोश के साथ छोटी नाव को लावारिस नाव के पास ले आया और कई अथक प्रयासों के बाद उसे घिनौने जहाज के तल पर खींचने में सफल रहा। वहां उसने नाव को सीधा किया और उसकी जांच की। नाव बिल्कुल ठीक थी और एक पल बाद मलबे के साथ सीधी खड़ी हो गई। फिर टार्ज़न ने मलबे के कई टुकड़े चुने जो उसे चप्पू के रूप में काम आ सकते थे और जल्द ही दूर किनारे की ओर अच्छी तरह आगे बढ़ गया। जब तक वह जमीन पर मौजूद चीज़ों को पहचानने या तटरेखा की रूपरेखा को समझने के लिए पर्याप्त नज़दीक पहुंच पाया, तब तक दोपहर हो चुकी थी। उसके सामने एक छोटा सा, जमीन से घिरा बंदरगाह का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था। उत्तर की ओर का जंगल अजीब तरह से जाना पहचाना था। क्या ये संभव है कि भाग्य ने उसे उसके अपने प्यारे जंगल की दहलीज पर फेंक दिया हो? लेकिन जैसे ही उसकी नाव का अगला हिस्सा बंदरगाह के मुहाने पर पहुंचा,
संदेह का आखिरी टुकड़ा भी दूर हो गया, क्योंकि वहां उसके सामने दूर किनारे पर उसके आदिम जंगल की छाया में उसका अपना केबिन खड़ा था, जिसे उसके जन्म से पहले उसके बहुत पहले मर चुके पिता जॉन क्लेटन, लॉर्ड ग्रास्टोक के हाथों से बनाया गया था। अपनी विशाल मांसपेशियों के लंबे झटकों से टार्जन ने छोटी नाव को समुद्र तट की ओर तेजी से भेजा। जब बंदर आदमी किनारे पर कूदा तो उसका अगला हिस्सा मुश्किल से छू पाया था। उसका दिल खुशी और उल्लास में तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि हर एक लंबे समय से परिचित वस्तु उसकी घूमती आंखों के नीचे आ रही थी। केबिन, समुद्र तट, छोटी सी नदी, घना जंगल, काला अभेद्य जंगल। अपने चमकीले पंखों में असंख्य पक्षी विशाल पेड़ों से बड़े बड़े लूप में गिरते हुए लताओं पर भव्य उष्णकटिबंधीय फूल। वानरों का टार्जन फिर से अपने अस्तित्व में आ गया था, और पूरी दुनिया को ये पता चले, इसके लिए उसने अपना युवा सिर पीछे झुकाया और अपने कबीले की भयंकर जंगली चुनौती को आवाज दी। एक पल के लिए जंगल में सन्नाटा छा गया, और फिर धीमी और अजीब सी आवाज में एक चुनौती आई। ये नुमा शेर की गहरी दहाड़ थी, और बहुत दूर से धीमी आवाज में एक बैल बंदर की भयावह उत्तर देने वाली दहाड़। टार्जन पहले नाले के पास गया और अपनी प्यास बुझाई। फिर वह अपने केबिन के पास गया। दरवाज़ा अभी भी बंद था और कुंडी लगी हुई थी, जैसा कि उसने और डानोट ने छोड़ा था। उसने कुंडी खोली और अंदर गया। कुछ भी नहीं हिला था। वहाँ टेबल, बिस्तर और उसके पिता द्वारा बनाया गया छोटा सा पालना था। अलमारियां वैसी ही थी जैसी वे 23 साल से ज्यादा समय से खड़ी थी, ठीक वैसी ही जैसी उसने उन्हें लगभग 2 साल पहले छोड़ा था। उसकी आंखें संतुष्ट हो गईं। टार्जन का पेट जोर से आवाज लगाने लगा। भूख की पीड़ा भोजन की तलाश का संकेत दे रही थी। केबिन में कुछ भी नहीं था, न ही उसके पास कोई हथियार था, लेकिन दीवार पर उसकी पुरानी घास की रस्सी टंगी हुई थी। इसे कई बार तोड़ा और जोड़ा गया था, इसलिए उसने इसे बहुत पहले ही एक बेहतर रस्सी के लिए फेंक दिया था। टार्जन की इच्छा थी कि उसके पास एक चाकू हो। खैर, अगर वो गलत नहीं है तो उसे एक भाला और धनुष और तीर चाहिए। इससे पहले कि सूरज ढल जाए, रस्सी उसका ख्याल रखेगी, और इस बीच उसे उसके लिए भोजन प्राप्त करना होगा। उसने इसे सावधानी से लपेटा और इसे अपने कंधे पर लटकाया, अपने पीछे दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। केबिन के पास ही जंगल शुरू हो गया और उसमें बंदरों का टार्जन घुस गया, सावधान और शांत, एक बार फिर एक जंगली जानवर अपने भोजन की तलाश में। कुछ समय तक वह जमीन पर ही रहा, लेकिन आखिरकार आसपास मांस का कोई निशान न पाकर वह पेड़ों पर चढ़ गया। पेड़ से पेड़ पर पहली चक्करदार छलांग के साथ ही जीवन की सारी पुरानी खुशियां उसके ऊपर छा गईं। व्यर्थ के पछतावे और नीरस दिल का दर्द भूल गए। अब वो जी रहा था। अब वास्तव में पूर्ण स्वतंत्रता का सच्चा सुख उसका था। जब विशाल जंगल की विशाल सीमाएं शांति और स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, तो सभ्य मनुष्य के घुटन भरे दुष्ट शहरों में कौन वापस जाएगा? वह नहीं। अभी उजाला होने पर टार्जन जंगल की नदी के किनारे एक पीने की जगह पर आया। वहाँ एक घाट था, और अनगिनत युगों से जंगल के जानवर इस जगह पर पानी पीने के लिए आते थे। यहाँ रात में हमेशा साबोर या नुमा को आसपास के जंगल के घने पत्तों में दुबके हुए देखा जा सकता था, जो अपने भोजन के लिए किसी मृग या जल हिरन का इंतजार कर रहे थे। यहाँ हौटा सुआ पानी पीने आया था, और यहाँ वानरों का टार्जन शिकार करने आया था, क्योंकि वह बहुत खाली था। वह पगडंडी के ऊपर एक छोटी शाखा पर बैठ गया। 1 घंटे तक वह इंतजार करता रहा। अंधेरा होने लगा था। घाट के एक तरफ घने जंगल में उसे पैरों की हल्की आवाज सुनाई दी, और एक विशालकाय शरीर के ऊंची घास और उलझी हुई लताओं से टकराने की आवाज भी। टार्जन के अलावा किसी और ने शायद यह नहीं सुना होगा, लेकिन बंदर आदमी ने सुना और उसका अनुवाद किया। ये नुमा शेर था जो उसी काम पर गया था। टार्जन मुस्कुराया। कुछ ही देर में उसने एक जानवर को सावधानी से पगडंडी पर पानी के स्थान की ओर आते सुना। एक पल और वह दिखाई दिया। ये हौटा सुआ था। यहाँ स्वादिष्ट मांस था, और टार्जन के मुंह में पानी आ गया। नुमा जहाँ लेटा था, वहाँ की घासें अब बिल्कुल शांत थीं, अशुभ रूप से शांत। हौटा टार्जन के नीचे से गुजरा कुछ और कदम और वह नुमा के झरने के दायरे में पहुंच जाएगा।
टार्ज़न कल्पना कर सकता था कि बूढ़े नूमा की आंखें कितनी चमक रही थीं, कैसे वह पहले से ही उस भयानक दहाड़ के लिए अपनी सांसें खींच रहा था जो झरने के क्षण और भयानक नुकीले दांतों के टुकड़े टुकड़े होकर हड्डियों में धंसने के बीच के क्षण के लिए उसके शिकार को जमा देगी। लेकिन जैसे ही नूमा ने खुद को संभाला, एक पतली रस्सी पास के पेड़ की निचली शाखाओं से हवा में उड़ी। होठा की गर्दन में फंदा फंस गया। एक भयभीत घुरघुराहट, एक चीख निकली, और फिर नूमा ने देखा कि उसका शिकार पीछे की ओर घसीटा जा रहा है, और जैसे ही वह उछला, होठा सूअ उसके चंगुल से ऊपर पेड़ पर चढ़ गया और एक उपहासपूर्ण चेहरा नीचे देखा और खुद को देखकर हंसा। तभी नूमा ने दहाड़ लगाई। क्रोधित, धमकाने वाला, भूखा, वह ताना मारते हुए बंदर आदमी के नीचे आगे पीछे चहलकदमी करता रहा। अब वह रुक गया और अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर अपने दुश्मन को पकड़े हुए पेड़ के तने के सहारे खड़ा हो गया। छाल पर अपने बड़े बड़े पंजे तेज कर दिए, बड़े बड़े टुकड़े फाड़ दिए जिससे नीचे की सफ़ेद लकड़ी नंगी हो गई। और इस बीच टार्ज़न ने संघर्षरत होठा को अपने बगल की शाखा में खींच लिया था। मांसल उंगलियों ने वह काम पूरा कर दिया जो गला घोंटने वाले फंदे ने शुरू किया था। बंदर आदमी के पास चाकू नहीं था, लेकिन प्रकृति ने उसे अपने शिकार के कांपते हुए पार्श्व से अपना भोजन फाड़ने के साधन से सुसज्जित किया था, और चमकते हुए दांत रसीले मांस में धंस गए थे, जबकि उग्र शेर नीचे से देख रहा था जबकि दूसरा उस भोजन का आनंद ले रहा था जिसे वह पहले से ही अपना समझ रहा था। टार्ज़न के पेट भरने तक काफी अंधेरा हो चुका था। लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट था। वो कभी भी उस खराब मांस का आदी नहीं हुआ था जो सभ्य लोगों ने उसे परोसा था, और उसके जंगली दिल की गहराई में हमेशा ताज़े शिकार के गर्म मांस और समृद्ध लाल खून की लालसा बनी रहती थी। उसने अपने खून से सने हाथों को पत्तों के एक गुच्छे पर पोंछा, शिकार के अवशेषों को कंधे पर लटकाया और जंगल की मध्य छत से होते हुए अपने केबिन की ओर चला गया, और उसी क्षण जेन पोर्टर और विलियम सेसिल क्लेटन हजारों मील दूर पूर्व में हिंद महासागर में लेडी एलिस जहाज पर शानदार भोजन से उठे। टार्ज़न के नीचे शेर नुमा चल रहा था, और जब बंदर आदमी ने नीचे की ओर देखने की कृपा की तो उसे कभी कभी अंधेरे में पीछा करती हुई भयावह हरी आंखों की झलक मिल जाती थी। नुमा अब दहाड़ता नहीं था, इसके बजाय वह चुपके से आगे बढ़ता था, एक बड़ी बिल्ली की छाया की तरह, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो बंदर आदमी के संवेदनशील कानों तक न पहुंचे। टार्ज़न को आश्चर्य हुआ कि क्या वह उसे उसके केबिन के दरवाजे तक पीछा करेगा। उसे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि उसे रात को पेड़ की छांव में लिपटकर सोना होगा, और उसे अपने घर में घास के बिस्तर पर सोना ज्यादा पसंद था। लेकिन उसे पता था कि पेड़ और सबसे आरामदायक छांव कहाँ है, अगर जरूरत पड़ी तो उसे बाहर सोना पड़ेगा। अतीत में 100 बार कोई बड़ी जंगली बिल्ली उसके घर तक आई थी, और उसे इसी पेड़ पर शरण लेने के लिए मजबूर किया था, जब तक कि कोई और मूड न आ जाए या उगता सूरज उसके दुश्मन को दूर न भेज दे। लेकिन कुछ ही देर में नुमा ने पीछा करना छोड़ दिया और खून जमा देने वाली कराहों और दहाड़ के साथ गुस्से में वापस लौट आया और दूसरे और आसान खाने की तलाश में। इसलिए टार्ज़न बिना किसी की देखरेख के उसके केबिन में आ गया और कुछ ही पलों बाद उस जगह पर सिकुड़ कर लेट गया जो कभी घास का बिस्तर हुआ करता था। इस तरह से महाशय जीन सी टार्ज़न ने अपनी कृत्रिम सभ्यता की पतली त्वचा को आसानी से उतार दिया और जंगली जानवर की गहरी नींद में खुश और संतुष्ट होकर डूब गए जिसने पेट भर लिया है। फिर भी एक महिला की ने उसे हमेशा के लिए उस दूसरे जीवन से बांध दिया होता और इस जंगली अस्तित्व के विचार को घृणित बना दिया होता। टार्ज़न अगले दिन दोपहर तक सोता रहा, क्योंकि वह समुद्र पर रात दिन की मेहनत और परिश्रम से बहुत थक गया था, और जंगल की सैर ने उसकी मांसपेशियों को काम में ला दिया था, जिसका इस्तेमाल उसने लगभग 2 साल से नहीं किया था। जब वह उठा तो वह सबसे पहले पानी पीने के लिए नाले की ओर भागा। फिर उसने समुद्र में छलांग लगाई, लगभग 1/4 घंटे तक तैरता रहा। उसके बाद वह अपने केबिन में वापस आया और होठा के मांस से नाश्ता किया। ऐसा करने के बाद उसने अपने शाम के भोजन के लिए शव के बाकी हिस्से को केबिन के बाहर नर्म मिट्टी में दफना दिया। एक बार फिर उसने अपनी रस्सी ली और जंगल में गायब हो गया। इस बार उसने एक महान शिकार का शिकार किया। आदमी
हालांकि अगर आप उससे उसकी राय पूछते तो वह जंगल के 1 दर्जन अन्य निवासियों का नाम बता सकता था जिन्हें वह शिकार किए गए लोगों से कुलीनता में कहीं बेहतर मानता था। आज टार्ज़न हथियारों की तलाश में था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या महिलाएं और बच्चे मबोंगा के गांव में रह गए थे जब फ्रांसीसी क्रूजर से दंडात्मक अभियान ने डी अर्नोट की कथित मौत का बदला लेने के लिए सभी योद्धाओं का नरसंहार किया था। उसे उम्मीद थी कि उसे वहां योद्धा मिल जाएंगे, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगर गांव खाली हो गया तो उसे कितनी देर तक खोज करनी होगी। वानर मानव तेजी से जंगल से होते हुए चला गया और दोपहर के करीब वह गांव के स्थल पर पहुंचा, लेकिन उसे निराशा हुई कि जंगल केले के खेतों से ऊपर उगाया था और फूस की झोपड़ियां उजड़ गई थीं। वहां किसी आदमी का नामो निशान नहीं था। वह आधे घंटे तक खंडहरों के बीच घूमता रहा, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई भूला हुआ हथियार मिल जाए, लेकिन उसकी खोज बेकार रही और इसलिए उसने एक बार फिर अपनी खोज शुरू की, दक्षिण पूर्व दिशा से बहने वाली धारा के साथ। वह जानता था कि ताजे पानी के पास उसे दूसरी बस्ती मिलने की सबसे अधिक संभावना थी। यात्रा करते समय वह शिकार करता था, जैसा कि उसने अतीत में अपने बंदर लोगों के साथ किया था, जैसा कि काला ने उसे शिकार करना सिखाया था। सड़े हुए लकड़ियों को पलटकर कुछ स्वादिष्ट कीड़े ढूंढना, किसी पक्षी के घोंसले को लूटने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाना, या बिल्ली की तरह फुर्ती से किसी छोटे कृंतक पर झपटना। ऐसी और भी चीजें थीं जो वह खाता था, लेकिन एक बंदर के आहार के बारे में जितना कम विस्तृत विवरण दिया जाए उतना ही बेहतर है, और टार्ज़न फिर से एक बंदर था, वही भयंकर क्रूर मानव जैसा कि काला ने उसे सिखाया था और जो वह अपने जीवन के पहले 20 वर्षों में था। कभी कभी वह मुस्कुरा देता था जब उसे कोई मित्र याद आता था, जो इस समय भी उसके चुने हुए पेरिसियन क्लब के परिसर में शांत और निष्कलंक बैठा होगा, ठीक वैसे ही जैसे कुछ महीने पहले टार्ज़न बैठा था। और फिर वह रुक जाता था, मानो अचानक पत्थर में बदल गया हो, क्योंकि हल्की हवा उसके प्रशिक्षित नथुनों में किसी नए शिकार या दुर्जय शत्रु की गंध ले जा रही हो। उस रात वह अपने केबिन से दूर एक विशाल पेड़ की जड़ में सुरक्षित रूप से फंसकर सोया, जो जमीन से 100 फीट ऊपर झूल रहा था। उसने फिर से दिल खोलकर खाना खाया। इस बार उसने हिरनबारा का मांस खाया, जो उसके फंदे का शिकार हो गया था। अगली सुबह जल्दी ही उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, हमेशा धारा के मार्ग का अनुसरण करते हुए। 3 दिनों तक उसने अपनी खोज जारी रखी, जब तक कि वह जंगल के उस हिस्से में नहीं पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। कभी कभी ऊंची जमीन पर जंगल बहुत कम हो जाता था और दूर दूर तक पेड़ों के बीच से उसे विशाल पर्वतों की श्रृंखलाएं दिखाई देती थीं, जिनके सामने चौड़े मैदान थे। यहाँ खुली जगहों में नए शिकार थे, अनगिनत मृग और जेब्रा के विशाल झुंड। टार्ज़न मंत्रमुग्ध था, वह इस नई दुनिया की लंबी यात्रा करेगा। चौथे दिन की सुबह अचानक उसके नथुने एक नई हल्की सी गंध से चौंक गए। यह मनुष्य की गंध थी, लेकिन अभी भी बहुत दूर की। बंदर आदमी खुशी से झूम उठा। हर इंद्री सतर्क थी और चालाकी से चुपके से पेड़ों के बीच से हवा के विपरीत दिशा में अपने शिकार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वह उस पर पहुंच गया। एक अकेला योद्धा जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। टार्ज़न अपने शिकार के पीछे पीछे चल रहा था और रस्सी फेंकने के लिए एक साफ जगह की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे जैसे वह बेहोश आदमी का पीछा कर रहा था, वानर आदमी के सामने नए विचार उभरने लगे, सभ्यता के परिष्कृत प्रभावों और उसकी क्रूरताओं से पैदा हुए विचार। उसे लगा कि सभ्य आदमी शायद ही कभी किसी साथी को बिना किसी बहाने के मारता है, चाहे वह कितना भी मामूली क्यों न हो। ये सच था कि टार्ज़न इस आदमी के हथियार और आभूषण चाहता था, लेकिन क्या उन्हें पाने के लिए अपनी जान लेना जरूरी था? जितना अधिक वो इसके बारे में सोचता गया, उतना ही अधिक उसके लिए अनावश्यक रूप से मानव जीवन लेने का विचार घृणित होता गया। और इस प्रकार जब वह ये निर्णय लेने का प्रयास कर रहा था कि क्या किया जाए, वे एक छोटे से खुले स्थान पर आ पहुंचे, जिसके दूरवर्ती भाग में मधुमक्खियों की झोपड़ियों से घिरा एक गांव था। जैसे ही योद्धा जंगल से बाहर निकला, टार्ज़न ने एक भूरे रंग की खाल की झलक देखी जो उसके पीछे उलझी हुई जंगल की घासों के बीच से अपना रास्ता बना रही थी। ये नुमा शेर था। वह भी काले आदमी का पीछा कर रहा था।
जैसे ही टार्ज़न को मूल निवासी के खतरे का एहसास हुआ, उसके पूर्व शिकार के प्रति उसका रवैया पूरी तरह से बदल गया। अब वह एक साथी था जिसे एक आम दुश्मन से खतरा था। नूमा हमला करने ही वाला था, विभिन्न तरीकों की तुलना करने या किसी के संभावित परिणामों को तौलने के लिए बहुत कम समय था। और फिर कई चीजें हुई लगभग एक साथ। शेर अपने घात से पीछे हटते हुए काले की ओर उछला। टार्ज़न ने चेतावनी देते हुए चिल्लाया और काला ठीक उसी समय मुड़ा जब उसने देखा कि नूमा घास की रस्सी के एक पतले धागे से बीच उड़ान में रुका हुआ था, जिसका फंदा उसके गले में साफ साफ बंधा हुआ था। बंदर आदमी ने इतनी जल्दी काम किया कि वो रस्सी पर नूमा के भारी वजन के तनाव और झटके को झेलने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया। और ऐसा हुआ कि हालांकि रस्सी ने जानवर को रोक दिया, इससे पहले कि उसके शक्तिशाली पंजे काले जानवर के मांस में खुद को जकड़ पाते, तनाव ने टार्ज़न को असंतुलित कर दिया, जो क्रोधित जानवर से 6 कदम की दूरी पर जमीन पर लुढ़क गया। बिजली की तरह नूमा इस नए दुश्मन पर टूट पड़ा और रक्षाहीन होने के बावजूद वानरों का टार्ज़न उस पल मौत के और भी करीब था जितना वह पहले कभी नहीं था। ये काला आदमी ही था जिसने उसे बचाया। योद्धा को एक पल में एहसास हुआ कि वह इस अजीब सफ़ेद आदमी की बदौलत अपनी जान दे सकता है, और उसने ये भी देखा कि केवल एक चमत्कार ही उसके रक्षक को उन भयंकर पीले नुकीले दांतों से बचा सकता है जो उसके अपने शरीर के इतने करीब थे। विचार की तीव्रता के साथ उसका भाला हाथ पीछे की ओर उड़ गया और फिर झिलमिलाते हुए काले चमड़े के नीचे लुढ़कने वाली मांसपेशियों की पूरी ताकत के साथ आगे की ओर बढ़ा। अपने लक्ष्य के अनुरूप लोहे के बने हथियार ने नूमा के चिकने शरीर को दाहिने कमर से बाएं कंधे के नीचे तक छेद दिया। क्रोध और दर्द की एक भयानक चीख के साथ वह जानवर फिर से काले की ओर मुड़ा। 1 दर्जन कदम चलने के बाद जब टार्ज़न की रस्सी ने उसे एक बार फिर से खड़ा कर दिया, फिर वह फिर से बंदर आदमी की ओर मुड़ा, केवल एक कांटेदार तीर की दर्दनाक चुभन महसूस करने के लिए जो उसकी कांपती हुई देह में अपनी आधी लंबाई तक धंस गया। फिर से वह रुका और इस समय तक टार्ज़न अपनी रस्सी के साथ एक बड़े पेड़ के तने के चारों ओर 2 बार भाग चुका था और अंत को तेज कर दिया। काले ने चाल देखी और मुस्कुराया, लेकिन टार्ज़न जानता था कि नूमा को जल्दी से खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि उसके शक्तिशाली दांत उसे पकड़े हुए पतली रस्सी को ढूंढकर अलग कर दें। काले की तरफ पहुंचना और उसके लंबे चाकू को म्यान से बाहर निकालना बस एक पल की बात थी। फिर उसने योद्धा को इशारा किया कि वो उस बड़े जानवर पर तीर चलाना जारी रखे, जबकि वह चाकू से उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए जैसे ही एक तरफ से एक तीर आगे बढ़ा, दूसरा सावधानी से दूसरी तरफ घुस गया। नूमा गुस्से में था। उसने चीखों, गुर्राहटों और भयानक कराहों के साथ अपनी आवाज़ ऊंची की, जबकि वह अपने उत्पीड़कों में से पहले एक और फिर दूसरे तक पहुंचने की निरर्थक कोशिश में अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन आखिरकार फुर्तीला बंदर आदमी ने अपना मौका देखा और शक्तिशाली कंधे के पीछे जानवर के बाएं हिस्से पर हमला किया। एक विशाल हाथ ने भूरे गले को घेर लिया और एक लंबी ब्लेड ने एक बार, एक पासे की तरह, भयंकर दिल में धंस गई। फिर टार्ज़न उठ खड़ा हुआ और काले आदमी और सफ़ेद आदमी ने अपने शिकार के शरीर के पार एक दूसरे की आंखों में देखा, और काले ने शांति और दोस्ती का संकेत दिया और वानरों के टार्ज़न ने उसी तरह जवाब दिया।